पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत के तर्ज अमल पर कई सवालात उठाए। उन्होंने बीबीसी के दफ्तर पर किए जा रहे सर्वे पर सवाल उठाए, साथ ही इंसदाद तजावुजात मुहिम का मसला भी उठाया और कहा कि जम्मू कश्मीर की जमीन यहाँ के लोगों की है। मुबैना तौर पर हिंदी को मुसल्लत करने की कोशिश पर महबूबा ने नाराजगी जाहिर की। जम्मू कश्मीर से अच्छी कोई जगह ही नहीं मिल सकती है कि जब भी अटेंशन डाइवर्ट करना हो तो जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ करो, जैसे डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। तो मेरा तो ये भी कहना है अपने लोगों से कि जम्मू कश्मीर की जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अपनी जमीन का कंट्रोल ले लो अपने हाथों में। चाहे वो हमारी मोहल्ला कमेटीज हैं, चाहे हमारी पंचायतें हैं, चाहे दूसरे हैं, अपनी जमीन के यहाँ की जमीन के मालिक यहाँ के लोग हैं। स्टेट होता है, वी आर अ स्टेटलेस पीपल। हमारी इस वक्त कोई रियासत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में हमारे मालिक हमारे लोग हैं और उनको अपनी जमीन का जो कस्टडी है अपने हाथ में लेनी चाहिए। इस तरह से वो हमें एनक्रोचर का नाम दे, कि नाजायज कब्जे करने वालों का नाम दे। पहले तो एंटी नेशनल बुलाते थे, अब नाजायज कब्जावर करके बुलाते हैं। हम नाजायज कब्जावर नहीं है, ये हमारी जमीन है, इस पे हमारा कंट्रोल है और लोगों को इसका कंट्रोल लेना चाहिए। चाहे वो घास चराए हो, चाहे वो शामलियात हो, चाहे वो कस्टोडियन लैंड हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, ये यहाँ के लोगों की जमीन है। कोई यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती ही नहीं है, यहाँ तो कोई कानून ही नहीं चलता है। आज तो बैंक्स ने भी शुरू कर दिया। अभी तो डिमोलिशन ड्राइव ऑलरेडी गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और यहाँ से बैंक्स ने भी शुरू कर दिया है लोगों को नोटिस भेजना कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज में है उसके बारे में आप हमारे साथ फैसला करो, या पूरा पैसा दो, या हम आपका जो है मकान वगैरह ले लेंगे। ये तो एक बाज़ाब्ता एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना तंग किया जाए, उनको इतना सताया जाए कि उनके पास और कुछ सोचने के लिए वक्त ही नहीं रहे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को इलेक्शन के बाद रियासत का दर्जा दिया जाएगा। अमित शाह के बयान पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो जुमलेबाजी करने वालों का क्या जवाब दें। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए जम्मू कश्मीर से बेहतर कोई जगह नहीं मिलती है। बात करते हैं, वो तो खुद कहते हैं हम बात नहीं करते, हम जुमले बोलते हैं। उनका तो ऑन रिकॉर्ड है, जब उनसे पूछा गया कि आपने कहा था 15 लाख रुपए हर गरीब के अकाउंट में जाएगा, 2 करोड़ रुपया हर साल लोगों को मिलेंगी, उन्होंने कहा इलेक्शन में ऐसे जुमले कहे जाते हैं। तो ऐसे में उनकी बात का मैं क्या जवाब दूं कि स्टेटहुड। पहले मुझे बताइए, जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले ऐसे होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक स्टेट को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया। उनको जम्मू कश्मीर से अच्छी कोई जगह ही नहीं मिल सकती है कि जब भी अटेंशन डाइवर्ट करना हो तो जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ करो। यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती ही नहीं है, यहाँ तो कोई कानून ही नहीं चलता है। आज तो बैंक्स ने भी शुरू कर दिया। बाज़ाब्ता एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना तंग किया जाए, उनको इतना सताया जाए कि उनके पास और कुछ सोचने के लिए वक्त ही नहीं रहे। मगर उनको ये समझना चाहिए कि एक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में, जो रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम चाहता है, जो चाहता है कि हम इस मुल्क के साथ बराबरी के लेवल पे रहें, पार्टनर्स की तरह रहे, गुलामों की तरह नहीं रहे। तो उस सेंटिमेंट को आप जेल में नहीं डाल सकते। हमारे नौजवान हजारों के तादाद में इस वक्त बाहर के जेलों में हैं। तो देख रहे हैं ना आजकल ग्राउंड पे क्या दिखाई दे रहा है। आप पहले नौकरियों से लोगों को निकालो, जेल में नौजवानों को डाल दो, जर्नलिस्ट को जेल में डाल दो। अब जो रही सही कसर थी वो हमारे घर गिरा के पूरी की जा रही है। तो इससे और बड़ा नया कश्मीर क्या हो सकता है? इससे बड़ी तरक्की उनके लिए और क्या हो सकती है? तो कह रही हूँ कि G20 का, आप एक तरफ से G20 का वो जो है वो उसकी बार बार बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, दूसरी तरफ से गरीबों के घर डेमोलिश कर रहे हो। तो उसका मैसेज क्या जाता है बाहर? उसका मैसेज बहुत खराब जाता है कि जो हिंदुस्तान है वो आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। और तो ये वही एक टैक्टिक है, क्योंकि जब इनको लगा कि कश्मीरी लोग जो हैं वो हमारे झांसे में नहीं आ रहे हैं, तो अब उनको थ्रेटन करके, ब्लैकमेल करके कि आपका घर गिरा देंगे, आपकी दुकानें गिरा देंगे, अगर आप हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ नहीं करेगा। ये गरीबों से वोट और अमीरों से नोट की बात चल रही है और इसके अलावा कुछ।
डीसी श्रीनगर एजाज असद ने वाज़ेह किया कि श्रीनगर शहर में जारी इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के दौरान किसी गरीब या यौमिया उजरत पर काम करने वालों को हाथ नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए आवाम में खौफ फैलाने के लिए तजावुज़ात की जाली फहरिस्तें फैलाने वालों पर FIR दर्ज कर ली गई हैं। डीसी ने दीगर एहलकारों के साथ श्रीनगर शहर में जारी मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि G20 सरबराही इजलास से पहले श्रीनगर शहर को एक अहम शक्ल दी जाएगी। किया है 2 ऐसे एपिसोड हो चुके हैं जहां एनक्रोचमेंट के हवाले से फेक लिस्टें जारी की गई हैं जिन पर ना किसी का साइन था ना किसी की सील थी। अनसील्ड अनसाइंड लिस्टें जारी करके एक पैनिक फैलाने का तरीका जिन अनासर ने कोशिश की, हमने उनके खिलाफ FIR दिया है और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि साइबर पुलिस भी उसकी कॉग्निजेंस ली है। इस तरीके से पैनिक फैलाने वाले एलिमेंट जो है उन पर नजर रखी जाएगी। और मैं आपको फिर से बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी लैंडलेस गरीब शख्स को इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में, जैसे ऑनरेबल LG साहब ने बार बार कहा है, हम उस चीज़ को पूरा उसका पालन कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस का पूरा पालन कर रहे हैं और किसी भी गरीब को, लैंडलेस को, दिहाड़ीदार को बिल्कुल भी नहीं टच किया जाएगा और किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, वेलफेयर स्टेट का काम है लोगों को लाइवलीहुड देना, लाइवलीहुड छीनना काम नहीं है। तो इसलिए हम पूरा जैसे वेलफेयर स्टेट करती है उसी तरीके से हम भी एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल सरकार के जो डायरेक्शन है वो क्लियर है इस बारे में और आप सबको वो मालूम भी है। G20 का जो आपने जिक्र किया है, मैं समझता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और श्रीनगर शहर के लिए ये मुबारकबाद की बात है, फख्र की बात है, गर्व की बात है कि ज़िला श्रीनगर में G20 की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसके खैर मकदम के लिए ज़िला श्रीनगर पूरी तरह तैयारी कर रहा है। और जो डेलीगेट्स आएंगे, कश्मीर वैसे भी अपनी टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है, तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटैलिटी दिखाने का पूरी दुनिया के सामने हमारे देश की, हमारे जम्मू कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी दिखाने का बहुत बड़ा मौका है और इसको पूरे जोरों शोरों से इसकी तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाते हुए तजावुज़ात खत्म करने और गैर कानूनी तामीरात को हटाने का मंसूबा बनाया है। कई बरसों से खराब किए जा चुके इलाकों पर खास तौर पर कार्रवाई होगी। LCMA के वाइस चेयरमैन बशीर अहमद भट्ट कहते हैं कि उनका इदारा मामूल के मुताबिक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चलाता रहता है, लेकिन ज़राए का कहना है कि कुछ जगहें ऐसी हैं जिसकी वजह से झीलें खत्म हो रही हैं और ऐसे इलाकों में मुस्तकबिल करीब में कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। कुछ लोगों की तरफ से पानी पर हक जताने के दावों के बारे में उन्होंने बात की। सब आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ तक वाटर बॉडीज़ का ताल्लुक है, डल के साथ कई और जिनका जो आपके एरिया में आते हैं, हमारे यहाँ चैनल्स का बड़ा मसला है। इंक्रोचमेंट्स के बाद चैनल्स कहते हैं कि चैनल्स पे इंक्रोचमेंट हुई है। हमारे यहाँ ये जो एक दूसरे के साथ मुंसलिक थे, कश्तियाँ चलती थी, लेकिन अशाई बाग, सदर गदल पूरा एरिया देखें तो ब्लॉक के कई जगहों पे लोगों ने उसको बाकायदा ज़मीन में तब्दील किया है। क्या कर रहा है LCMA इस पर? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 साल के अरसे में हमने काफ़ी सारे इक़दाम उठाए डल लेक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में। इसमें जो ये चैनल्स का आपने ज़िक्र किया, ये बहुत ही ज़रूरी थी इनको रेस्टोर करना। इस हवाले से हमने इस साल के मंसूबे के तहत तकरीबन 20 चैनल्स पहले फ़ेज़ में ली हुई हैं, जिनमें हमने तकरीबन 10 किलोमीटर का जो ये लाइन उनकी लेंथ है उनको रिवाइव किया है, जिसमें काफ़ी सारी चैनल्स थी जिनका एरिया कम किया गया था, एनक्रोचमेंट हुई थी, जिसको हमने एक प्रॉपर तरीके से उसको रिवाइव किया है और उसकी डिसिल्टिंग भी हो चुकी है, डेप्थ भी इंक्रीज़ हो चुकी है। और जो हमारे काफ़ी पिछले 20 साल के अरसे से जो ये चैनल्स कहीं कहीं पे तो बहुत 30 साल भी हुए थे बंद थे, उनको रिवाइव किया गया है। आपने ख़ास तौर पे जो ज़िक्र किया जो सैद कदल एरिया या मिस्कीन बाग एरिया का ये जो चैनल्स थे वो भी हमने रिवाइव इस प्रोग्राम में रखे हुए हैं। उसमें मिस्कीन बाग साइड से भी काफ़ी काम हो चुका है और सैद कदल साइड से भी हमने टेकअप किया हुआ है। उनको भी इंशाल्लाह तौर पे जहाँ से भी जो चैनल्स ब्लॉक हुई हैं उनको भी हम प्रॉपर तरीके से रिवाइव करेंगे। एक शिकायत बड़ी आ रही है कि कई जगह पे मकानात हैं, कई जगह पे जो इंक्रोचमेंट मानी जा रही है, कई जगह पे तिजारती
इमारत, दुकानें हैं, कम्प्लेक्स बने हैं एक पूरे बेल्ट में। अक्सर ये जब भी ये बात होती है तो कहते हैं कि एलसीएमआई वाले कुछ नहीं करते, इतने सालों से ये बिल्डिंगें क्यों खड़ी हैं? पिछले एक साल के अरसे में हमने तकरीबन 400 से 500 इंहदामी कार्रवाई की है, जिसमें तकरीबन 30 के करीब स्पेशल ड्राइव की गई है। कुछ एरियाज़ में खुसूसन जहां हमारा कुछ जहाँ से ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है वहाँ हम स्पेशल मखसूस तरीके से कार्रवाई करते हैं। और मैं पुरुम्मीद हूँ जहाँ जहाँ से भी हमें शिकायत मौसूल हुई या जहाँ से भी हमारे जो डाउन द लाइन जो वॉचर्स वगैरह हैं उनसे भी जो रिपोर्ट्स मौसूल होती हैं उस पर बर वक्त कार्रवाई की जाती है। कहीं कहीं पे ये हो सकता है क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से हमें ये एनक्रोचमेंट या इलीगल स्ट्रक्चर्स रिमूव करने पड़ते हैं, उसमें नोटिसेस दी जाती है और उसमें कहीं कहीं पे स्टे अगर हो जाता है तो उसमें फिर हम लीगल रिकोर्स के द्वारा वो काम करते हैं। बट जहाँ सवाल है कि जहाँ से भी हमें शिकायत मौसूल होती है वहाँ हम बर वक्त कार्रवाई करते हैं और अगर कहीं और एरियाज़ में हमें स्पेशल ड्राइव करने की ज़रूरत पड़ी तो हम वो करने के लिए पूरे तैयार हैं और वो हम कर लेंगे। कई लोग ये कहते हैं वहाँ पे कि ये जी पानी पे हमारे हुकूक हैं, ये कंसेप्ट क्या है? क्या वाकई पानी पे लोगों के आज की तारीख में हुकूक हैं? देखिए, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टवाइल ने एक एक्ट है J&K रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस वाटर लैंड के रिगार्डिंग, उसमें क्लियर कट है कि जो भी वाटर लैंड्स में राइट्स है वो वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को। तो इस हवाले से प्रेजेंट पोजीशन वही है। अब वो हुकूक नहीं रहे लोगों के पास? प्रेजेंट पोजीशन वही है जो एक्ट में लिखा गया है और उसमें वो गवर्नमेंट में वेस्ट है वाटर लैंड्स में जो राइट्स है। बिल्कुल। एक जिक्र इसका भी वेस्टर्न फोरशोर रोड की हम कई सालों से सुन रहे हैं, बात डिस्कशंस हुई, फिर ये कहा कि एक तरीके से ये बाउंड्री वाल खड़ी हो जाएगी। वो वेस्टर्न फोरशोर कब बनेगा, क्या बन रहा है? देखिए, वेस्टर्न फोरशोर के हवाले से हमने एक मंसूबे के तहत जिसको हम लोकल एरिया प्लान कहते हैं उसके तहत लिया हुआ है और उसमें प्रॉपरली एक RFP बना हुआ है, वो हमने फ्लोट किया हुआ है और जो ही एक कंसल्टेंट उसमें मुकर्रर होता है उसमें उसके बाद हम शुरू करेंगे जो भी उनकी रिकमेंडेशंस होंगी। जैसा कि अब हम सबको ज़हननशी भी है कि जो हमारा ईस्टर्न ये नॉर्दर्न साइड का भी रोड है उसने काफ़ी हद तक जो हमारा एनक्रोचमेंट या कोई उस सिलसिले में जो कोई भी रुकावट होती थी वो उसको रोक लिया और इसी तरह से जो हम वेस्टर्न फोरशोर के बारे में ज़िक्र करते हैं वो भी उसी नहज पे उसी सिलसिले में एक कड़ी होगी और इंशाल्लाह तौर पे मैं पुरुम्मीद हूँ ये भी हम अगले एक साल के अरसे तक इसका जो फाइनलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि 7-8 महीने कंसल्टेंट के भी लगने हैं और इंशाल्लाह तौर पे ये वाला एरिया भी हम कवर कर पाएंगे। इसमें एक शिकायत ये रहती है कई लोगों की कि आप बिल्डिंगें गिराते हैं, आधी गिराई, लेकिन ये जो इमारतें ज़्यादातर फिर बन जाती हैं, चाहे 5-6 साल में बने, लेकिन वो जो मकसद होता था वो फौत हो जाता है। देखिए, इसमें मैं एक सोसाइटी लेवल पे भी एक बहस के तौर पे हम ये जिक्र करेंगे कि ये डल लेक एक सेक्रेड जगह है, इसका तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ एक अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है बल्कि हम सब की एक ज़िम्मेदारी है। इसमें सोसाइटी का भी रोल है। इसमें चूँकि आप अगर डल इतना मतलब हमारा इतना इम्पॉर्टेंट विरसा है या असासा है, उसका तहफ़्फ़ुज़ एक अथॉरिटी की ही न सिर्फ ज़िम्मेदारी है बल्कि हर एक की ज़िम्मेदारी है और इसमें सोसाइटी का भी रोल रहना चाहिए। इसमें जो हमारे सिविल सोसाइटी है उनका भी रोल रहना चाहिए। बाकी कार्रवाइयों का, क्योंकि जो हमारा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें तो हम कोशिश करते हैं कि मतलब किसी को नाजायज़ तरीके से कोई भी बिल्डिंग ना बनाने दें, बट एज अ सोसाइटी लेवल हमें ये सोचना चाहिए कि वाटर बॉडीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हमने 2014 में देख लिया हमारे, या आपने कहीं दुनिया में हर एक जगह पे ये क्लाइमेट के रिगार्डिंग या जो हमारा जो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग आज बहुत सारा अवेयरनेस लोगों में है, तो उस सिलसिले में हमें प्रॉपरली सोचना चाहिए कि क्या हम हर एक की ज़िम्मेदारी हर एक शख्स की बनती है कि वो अपना एटलीस्ट जितना भी उसका कंट्रीब्यूशन है
खा वो उस हवाले से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बट मैं पुरुम्मीद हूँ, जैसा कि अगर मैं आपको बताऊँ पिछले 2-3 साल के अरसे में जो हमारा वाटर सरफेस एरिया था डल का, उसमें तकरीबन 6.5 स्क्वायर किलोमीटर में जो लिली है या हमारा कुछ और एनक्रोचमेंट इन द फॉर्म ऑफ राद वगैरह है, कहीं कहीं पे जो हमारा एक्वायर्ड लैंड वगैरह था वो एनक्रोच हो चुका था। उसमें हमने बहुत सारे इकदाम उठाए और ये तकरीबन 90% के करीब जो हमारा लिली या राड्स वगैरह हैं वो हमने रिमूव कर दी है। और डल लेक हम जो हमारे सरफेस के हिसाब से मैं बताऊं कि 20.37 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा अभी ओपन सरफेस है। और कुछ हमने इस हवाले से, क्योंकि कुछ एक्वायर्ड लैंड्स भी हैं जो पहले अथॉरिटी ने एक्वायर किए हुए हैं डल लेक में रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम के तहत, उसको भी हम डिपेंडिंग अपॉन द फिजिबिलिटी एंड डिपेंडिंग उसको भी कहीं कहीं पे उसकी शिकायतें हैं, एनक्रोच हो चुका है, उसको भी हम ड्रेज आउट कर रहे हैं। उसमें हमने वेस्टर्न साइड में एक एरिया लिया हुआ है, तकरीबन 100 कनाल का तिल महला के नाम से है वो। तो उसके अलावा भी 2-3 एरियाज़ आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनको भी हम ड्रेज आउट करेंगे और ये भी वाटर एक्सपेंस में इंक्रीज़ हो जाएगा। और इंशाल्लाह तौर पे जो भी मंसूबा एनक्रोचमेंट का तो एक एलिमेंट रहता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे इकदाम किए गए हैं डल में या डल के हवाले से, उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, जिससे हमारा मैं पुरुम्मीद हूँ कि हम इसकी जो पुरानी अज़मत है उसको बहाल करने में कामयाब रहेंगे। आपने एक अमल शुरू किया है लाम एरिया में, वहाँ पे काफ़ी सिल्ट आ गया था कई सालों से, शायद कई सालों बाद आप वो फिर से आप कर रहे हैं उसको। देखिए, जो लाम वाला एरिया है वो चूँकि हम सबको पता ही है वो थोड़ा ख़राब रहता था इन टर्म्स ऑफ वीड, और दूसरा उसमें ब्लूम हिट है, जो एल्गल ब्लूम्स हैं। तो उसमें हमारे डीपीआर में या जो हमारी साइंटिफिक टीम्स हैं उनका रिकमेंडेशन पे वो हम डिसिल्टिंग एरिया हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है जो शोर लाइन का होता है। हमने पिछले 2 साल के अरसे में जो हज़रतुल बेसन का शोर लाइन है उसको ड्रेज आउट किया है और वो कदरे बेहतर है। और अब हमने इसको पहली बार ये हुआ है कि जो निशाद बेसन में कटर सेक्शन ड्रेजर शिफ्ट हुआ है, मुझे लगता है 20 साल 30 साल के अरसे के बाद ये हुआ है। और ये हमारा मंसूबा ये है कि 2-3, क्योंकि ये इन्हीं स्प्रिंग सीज़न से पहले ही कंक्लूड करना पड़ता है ड्रेजिंग, हम जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम होती है तभी करते हैं। और उसमें जितना भी एरिया आइडेंटिफाई हुआ है जो हमारा शोर लाइन का एरिया है वो हम डिसिल्ट करेंगे और ड्रेज आउट करेंगे और उससे डल में काफ़ी बेहतरी आएगी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तुर्की में ज़लज़ले के बाद राहत का काम जारी है। इस बीच मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। उधर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की टीम भी तुर्की में मौजूद है और वो लगातार ज़लज़ले के बाद के हालात से मुतल्लिक़ आप तक तमाम तफसीलात पहुंचा रहे हैं। मैं इस वक्त नूरेदागी में मौजूद हूं। नूरेदागी गाजियान्तेप प्रोविंस में आता है और गाजियान्तेप एक वो इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है अर्थक्वेक से। जो जिस स्तर की इस इलाके में तबाही आई है उसको शब्दों में बयां करना मेरे लिए काफी मुश्किल है। मैं तस्वीरों से जरूर एक बार दर्शकों को समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से यहां पर तबाही हुई है, किस प्रकार से लोग यहां बेघर हुए हैं और यहाँ की क्या तस्वीर है, यहाँ की क्या परिस्थिति है, ये दर्शकों को जरूर इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मोहल्ला है नूरेदागी का जो कि गाजियान्तेप प्रोविंस में आता है। आप देख सकते हैं तबाही का आलम, पूरी की पूरी
इस जो मोहल्ला है, पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा जो स्ट्रेच है, जितनी भी इमारतें थी सब तबाह हो गई। लोग जो हैं आप देख सकते हैं इस प्रकार से सड़क पे रहने को मजबूर हैं। उनके लिए सरकार ने शेल्टर होम्स बनाए हुए हैं, टेंट्स जो बनाए हुए हैं, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि ये टेंट्स सफिशिएंट नहीं है ठंड से बचने के लिए। अभी भी यहाँ का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है और रात में 0 के नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब इस हालात में रहने को मजबूर हैं। सरकार ने टेंट्स बना के रखे हुए हैं, खाना बांटा जा रहा है, खाना वितरण किया जा रहा है, पर जिस स्तर की तबाही हुई है उसको देख के इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि कई साल लग जाएंगे गाजियानतेप और गाजियानतेप जैसे कई और शहरों को फिर से बसाने के लिए। जो यहाँ की सबसे बड़ी डिजास्टर मैनेजमेंट की बॉडी है AFAD, वो दिन रात काम कर रही है और भी देशों से मदद पहुंच रही है। रेस्क्यू वर्क्स अभी भी किए जा रहे हैं, कई इलाकों में अभी भी इंफॉर्मेशन आ रही है लोगों के फंसे होने की, तो वहां पे कार्य किए जा रहे हैं। सरकार अभी रेस्क्यू वर्क पे ज्यादा ध्यान दे रही है। सरकार का ये मानना है कि जितनी ज्यादा जानें बचाई जा सकें उन्हें पहले बचाया जाए, उसके नेक्स्ट स्टेज में शहरों को फिर से बसाने का कार्य किया जाएगा। बाकायदा असेसमेंट करने के लिए टीम्स जगह जगह जा रहे हैं कि कितनी तबाही हुई है। जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी घर फिर से बनाने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं, बट इसमें काफ़ी टाइम जाएगा और तब तक ये लोग कहाँ रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बूढ़ी महिलाएं, पुरुष सब इन टेंट्स के अंदर और टेंट्स के बाहर रहने को मजबूर हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से तबाही हुई है उसको बयां करना शब्दों में बहुत ही मुश्किल है। वो देख सकते हैं इशारे में वो बता रहे हैं कि वो टेंट्स में रह रहे हैं और कितनी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए तबाही का आलम देखिए आप यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ तबाही हुई है और इसी तबाही के सामने इन लोगों के टेंट्स बनाए गए हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, इनको हीटर्स चाहिए, इनको फ्यूल चाहिए, इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इनको कंटेनर्स चाहिए क्योंकि टेंट्स में ठंड रुक नहीं पाती है, तो इनको कंटेनर्स चाहिए। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है। इन्होंने जो हमें बताया वो ये है कि हमें कपड़े नहीं चाहिए, हमारे पास कपड़े बहुत हैं, हमें खाना नहीं चाहिए, हमारे पास खाना बहुत है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में सरकार खाना वितरण करा रही है, बहुत NGOs और भी ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं। इनको चाहिए हीटर्स, इनको चाहिए कंटेनर्स, इनको चाहिए साफ टॉयलेट्स क्योंकि एपिडेमिक आउटब्रेक के भी चांसेस हैं क्योंकि जो नीचे का पानी है, नाले का पानी, वो कंटामिनेट हो गया अर्थक्वेक के बाद, तो ऐसे में एपिडेमिक भी हो सकता है और बहुत सारे लोग एक टॉयलेट यूज कर रहे हैं, तो इनको चाहिए साफ टॉयलेट। तो ये इनकी गुजारिश है और जब हम इनसे बात करते तो हमें भी ये बात बताते कि अपने देश तक ये संदेश पहुंचाइए और दुनिया तक ये संदेश पहुंचाइए कि इस प्रकार की मदद की हमें जरूरत है। ये पेशकश मैं नूरे दागी गाजियानतेप से लेके आ रहा था। मैं सिद्धांत मिश्रा, नेटवर्क 18। मिसेस वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल ने जम्मू में मीडिया से खिताब किया। सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड का ताज पहनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि घर आना खुशी की बात है और अपने लोगों से मिलकर बेपनाह खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि मशहूर होना और मिस वर्ल्ड का ताज पहनना कौम और इंसानियत के लिए काम करने की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने खवातीन को बाख्तियार बनाने और मनशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए काम करेंगी। There are two very important aspects of winning any beauty pageant. हमें लगता है कि it is just a pageant, आपको क्राउन मिल जाता है, सैश मिल जाता है, पॉपुलैरिटी मिल जाती है, बट इस पॉपुलैरिटी के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि दो बहुत मेजर चीज़ों को लेके आई है। जैसे मैं मिसेस इंडिया के टाइम पर सेल्फ डिफेंस फॉर यंग गर्ल्स को प्रमोट करती थी। स्कूल्स में जाके, मुंबई के काफ़ी स्कूल्स में जाके हम सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स करते थे। तो वो एक चीज़ थी जो मिसेस इंडिया INC के टाइम पे होती थी और अब वर्ल्ड के टाइम पे भी की जाएगी। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्रग अब्यूज़ के बारे में इंडिया को और वर्ल्ड को जागरूक करना, और ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जो मिसेस वर्ल्ड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एंड आई एम होपिंग कि इस साल में, इस अपने जो भी ये पूरा साल रहेगा 2023 का, इसमें मैं ये जागरूकता फैलाऊंगी।